साल है 1848। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बहुत बड़ी व्यापारिक कंपनी, हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रही है। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं है, वो राजा हैं, टैक्स ले रहे हैं और कानून बना रहे हैं। कंपनी की पकड़ हिंदुस्तान पर मजबूत है, लेकिन बदलाव आने वाला है। कंपनी राज में जिंदगी भारतीयों के लिए अच्छी बुरी दोनों तरह की है। कुछ लोग नए जमाने में तरक्की कर रहे हैं तो कुछ लोगों की पुरानी जिंदगी बदल रही है। कंपनी की नीतियां अक्सर अंग्रेजों के फायदे के लिए होती हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। कंपनी का कामकाज हालांकि कुछ तरीकों से अच्छा है, लेकिन भ्रष्टाचार से भी भरा है। स्थानीय राजाओं से उनकी ताकत छीन ली गई है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक बड़े टकराव की तैयारी हो रही है। ये समय 1848 से 1858 तक हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये 10 साल बहुत बड़े बदलावों के हैं, जिसका अंत एक भयानक विद्रोह में होता है जो हमेशा के लिए ब्रिटेन और हिंदुस्तान के रिश्ते को बदल देगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 में आते हैं और अपने साथ एक जबरदस्त फैलाव की नीति लाते हैं। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यकीन रखते हैं, एक ऐसी नीति जिससे कंपनी उन राज्यों पर कब्जा कर सकती है जिनके कोई बेटा नहीं है जो राजा बन सके। एक एक करके सतारा, नागपुर और झांसी जैसे राज्य कंपनी के कब्जे में आ जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके 1856 में अवध का कब्जा खराब शासन के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा भड़काता है। लड़ाइयां भी कंपनी के राज को बढ़ाने में मदद करती है। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 तक पंजाब पर कब्जे में खत्म होता है, जो अपनी जगह के लिए बहुत जरूरी था। पूर्वी सीमा पर दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध 1852 से 53 तक लोअर बर्मा पर कब्जे में खत्म होता है, जिससे कंपनी का दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल जाता है। ये कब्जे और लड़ाइयां ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ा तो रही हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये भारतीयों में असंतोष पैदा करते हैं, जो अपनी जमीन, अपने राजाओं और अपनी जिंदगी को एक विदेशी ताकत द्वारा निगलते हुए देखते हैं। कंपनी अपने नए इलाकों से ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रशासनिक और राजस्व सुधार करती है। पुराने सिस्टम बहुत पेचीदा हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं, जिससे गड़बड़ी और अक्सर शोषण होता है। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट, जो कई साल पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। यह सिस्टम जमींदारों की एक नई क्लास बनाता है जो कंपनी और किसानों के बीच में होते हैं। हालांकि इसका मकसद टैक्स कलेक्शन को आसान बनाना था, लेकिन इससे अक्सर किसानों पर जुल्म होता है। हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में कंपनी रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करती है, जहां टैक्स सीधे किसान से लिया जाता है। हालांकि ये ज्यादा सही लगता है, लेकिन इसमें भी कमियां हैं। टैक्स अक्सर ज्यादा होता है और किसान कर्ज में फंस जाते हैं। इन सुधारों के बावजूद मुश्किलें बनी रहती हैं। अलग अलग जगहों पर जमीन के सिस्टम अलग अलग होने से एक जैसी नीति लागू करना मुश्किल होता है। कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार चीजों को और उलझा देता है। कंपनी फैलाव और कमाई पर ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है, जिससे आधुनिक भारत की नींव रखी जाती है। ये प्रोजेक्ट्स हालांकि अंग्रेजों के फायदे के लिए थे, लेकिन भारत के विकास पर भी इनका असर पड़ता है। 1853 में भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलती है, बॉम्बे और ठाणे के बीच, जो एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इससे यातायात का एक नया दौर शुरू होता है, जो देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ता है और व्यापार और बातचीत को आसान बनाता है। एक साल पहले 1852 में पहली टेलीग्राफ लाइन लगती है, कलकत्ता और आगरा के बीच। ये नई तकनीक बातचीत में क्रांति ला देती है, जिससे दूर दूर तक संदेश बहुत तेजी से भेजे जा सकते हैं। टेलीग्राफ अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे वो अपने बड़े भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रख पाते हैं। सिंचाई के प्रोजेक्ट्स जैसे 1854 में गंगा नहर का पूरा होना खेती को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी नहर 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी उत्तर भारत में बहुत बड़े इलाके में पानी पहुंचाती है, जिससे खेती बढ़ती है और अकाल से राहत मिलती है। भाग 5, परंपराओं को चुनौती, सामाजिक और कानूनी सुधार। ब्रिटेन के नए विचारों से प्रभावित होकर कंपनी ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के लिए सामाजिक और कानूनी सुधार शुरू किए। ये सुधार हालांकि अच्छे इरादे से किए गए थे, लेकिन अक्सर उन लोगों के विरोध का सामना करते थे जो उन्हें अपने जीवन जीने के तरीके के लिए खतरा मानते थे। 1850 का जातीय अक्षमता निवारण अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून था, जिसका उद्देश्य जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करना था। ये सभी नागरिकों को उनकी जाति की परवाह किए बिना
संपत्ति, विरासत और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के मामलों में समान अधिकार प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण सुधार 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। इस कानून ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया, उन प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी जिन्होंने विधवाओं को सामाजिक बहिष्कार और कठिनाई के जीवन के लिए निंदा की। शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ये विश्वविद्यालय ब्रिटिश संस्थानों के अनुरूप हैं और भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। यह शिक्षित भारतीयों की एक नई पीढ़ी की नींव रखता है जो देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाग 6, चिंगारी भड़कती है। भारत में बढ़ता असंतोष। कंपनी के सुधार और विकास के प्रयासों के बावजूद भारतीय आबादी के बीच असंतोष उबलता रहा। कब्जे, आर्थिक नीतियां और सामाजिक सुधार सभी बेचैनी और गुस्से की बढ़ती भावना में योगदान करते हैं। अवध का कब्जा विशेष रूप से बहुत अलोकप्रिय है। राज्य जिसे अंग्रेजों और शेष भारत के बीच एक बफर राज्य के रूप में देखा जाता है, सिपाहियों की एक बड़ी आबादी का घर है जो कंपनी की सेना में कार्यरत देशी सैनिक हैं। अवध के कब्जे को उनकी आजीविका और स्थिति के लिए सीधा खतरा माना जाता है। कंपनी द्वारा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई तकनीकों की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अफवाहें फैलती हैं कि ये उत्पीड़न के उपकरण हैं जिन्हें भारतीय आबादी को नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। धार्मिक नेता पश्चिमी विचारों और प्रौद्योगिकियों के भ्रष्ट प्रभाव के खिलाफ चेतावनी देते हैं। अंतिम चिंगारी विद्रोह की लपटों को प्रज्वलित करते हुए एक तुच्छ स्रोत से आती है, चर्बी वाले कारतूस। अफवाहें फैलती हैं कि सेना में पेश की जा रही नई एनफील्ड राइफलें जानवरों की चर्बी से चुपड़े कारतूसों का उपयोग करती है, जिसमें गायों और सूअरों की भी शामिल है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए एक बहुत ही आपत्तिजनक धारणा है, जो इसे अपने धर्म को अपवित्र करने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखते हैं। भाग 7, 1857 का विद्रोह। विद्रोह में एक राष्ट्र का उदय। मई 1857 में उबलता असंतोष खुले विद्रोह में बदल जाता है, जब दिल्ली के पास एक सैन्य छावनी मेरठ में सिपाही विवादास्पद कारतूसों का उपयोग करने से इनकार करते हैं। वे विद्रोह में उठते हैं, अपने ब्रिटिश अधिकारियों को मारते हैं और मुगल साम्राज्य की सीट दिल्ली की ओर कूच करते हैं। विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में जंगल की आग की तरह फैलता है। अन्य छावनियों में सिपाही विद्रोह करते हैं। स्थानीय शासकों, जमींदारों और किसानों के साथ सभी कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायतों से एकजुट होते हैं। दिल्ली विद्रोहियों के हाथ में आ जाती है और वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया जाता है। विद्रोह ने अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे विद्रोह के पैमाने और तीव्रता के लिए तैयार नहीं हैं। सिपाही अच्छी तरह से प्रशिक्षित और इलाके से परिचित दुर्जय विरोधी साबित होते हैं। विद्रोह दोनों पक्षों में बड़ी बहादुरी और क्रूरता के कृत्यों का गवाह बनता है। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में लड़ाई विशेष रूप से भयंकर है। विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है। स्वतंत्रता के लिए एक साझा संघर्ष में विभिन्न धर्मों और सामाजिक पृष्ठभूमि के भारतीयों को एकजुट करता है। भाग 8, विद्रोह के बाद कंपनी शासन का अंत। अंग्रेज हालांकि शुरू में अचंभित हो गए, विद्रोह पर तेजी से और बेरहमी से प्रतिक्रिया करते हैं। ब्रिटेन से सुदृढ़ीकरण लाया जाता है और महीनों की कड़वी लड़ाई के बाद विद्रोह को कुचल दिया जाता है। विद्रोही एकीकृत कमान की कमी और बेहतर गोलाबारी का सामना करते हुए अंततः हार जाते हैं। विद्रोह का परिणाम क्रूर है। प्रतिशोध की मांग करते हुए अंग्रेजों ने पूरे उत्तर भारत में हिंसा की लहर फैला दी। गांवों को जला दिया जाता है, नागरिकों का नरसंहार किया जाता है और विद्रोही नेताओं को मार डाला जाता है। विद्रोह भारतीय मानस पर गहरे निशान छोड़ता है। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विद्रोह कंपनी शासन की कमजोरियों को उजागर करता है और प्रशासन में पूर्ण बदलाव की ओर ले जाता है। ब्रिटिश सरकार तय करती है कि भविष्य के विद्रोहों को रोकने के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता है। 1858 में ब्रिटिश संसद भारत सरकार अधिनियम पारित करती है। भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित करती है। कंपनी, जो कभी ब्रिटिश शाही ताकत का प्रतीक थी, भंग हो गई। उसके प्रभुत्व का युग समाप्त हो गया। भाग 9, एक नए युग की शुरुआत।
भारत में क्राउन शासन की शुरुआत। कंपनी शासन का अंत भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन शासन का युग। महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण की और भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वायसराय नियुक्त किया गया। नया प्रशासन भविष्य के विद्रोहों को रोकने और भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू करता है। यूरोपीय सैनिकों पर अधिक जोर देने के साथ सेना को पुनर्गठित किया गया है। ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में अधिक शक्ति केंद्रित होने के साथ प्रशासन केंद्रीकृत है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह से सीखते हुए भारतीय रियासतों के प्रति अधिक मिलनसार रवैया अपनाया। वे उनकी स्वायत्तता का सम्मान करने और आगे के कब्जे से बचने का वादा करते हैं। विस्तार से ध्यान समेकन और नियंत्रण पर स्थानांतरित हो जाता है। 1857 का विद्रोह, हालांकि अंततः ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में असफल रहा, भारतीय लोगों पर गहरा प्रभाव डालता है। यह राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करता है और स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, जो अगली शताब्दी में सामने आएगा। 1857 की घटनाएं स्वतंत्रता की कीमत और भारतीय लोगों की अदम्य भावना की निरंतर